हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। जो आपका हिंदू लॉ है उसके अंदर ये आपका एक्ट नंबर 3 है। टोटल आपके 2 एक्ट मैं पहले बता चुका हूँ आपको, उसको एक्सप्लेन करके मैंने अलग वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करवा रखा है, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, रैपिड रिवीजन कर रहे हैं ताकि हमारे सारे सब्जेक्ट को मैं कवर करवा पाऊँ। तो जो सेक्शन 1, 2, 3 है इनको एक बार आप देख लेना। सेक्शन 4 पे चलते हैं। सेक्शन 4 आपको बताता है डेफिनेशन के रिगार्डिंग, जहाँ पे बात करते हैं माइनर की। और माइनर कौन होगा? जो 18 से कम का होगा वो माइनर होगा। और गार्जियन कौन होगा? जो किसी भी उस 18 साल से कम वाले बच्चे की प्रॉपर्टी और प्लस उस बच्चे का खुद का, दोनों का जो भी ध्यान रखेगा वो पर्सन आपका गार्जियन होगा जनरली। लेकिन इसके अंदर आपका एक नेचुरल गार्जियन बता रखा है जो कि सेक्शन 6 में भी है और इसी के क्लोज सी के अंदर भी आपका दे रखा है, तो एक बार उसको भी पढ़ेंगे। और इन बिटवीन बीच में क्या चीज़ें हैं कि एक ऐसा पर्सन जो कि इन नेचुरल गार्जियन ने किसी और को अपॉइंट कर रखा हो विल के थ्रू, या फिर कोर्ट ने किसी और पर्सन को यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा हो, या फिर किसी भी अदर इनेक्टमेंट में जो कि कोड ऑफ वॉर्ड के अंदर आएगा उनके अंदर किसी और को यहाँ पे अगर डिक्लेयर कर रखा है तो वो भी पर्सन आपका क्या रहेगा, या फिर मतलब कि किसी को एम्पावर्ड कर रखा हो तो वो भी पर्सन यहाँ पे गार्जियन बोला जाएगा। तो जो नेचुरल गार्जियन है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे सेक्शन 6 के हिसाब से पढ़ेंगे। सेक्शन 6 बोलता है कि कोई भी नेचुरल गार्जियन ऐसा होगा जो कि उस हिंदू माइनर के रिगार्डिंग और उसकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग यहाँ पे होगा। लेकिन वहाँ पे क्या है कि प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए जो कि उस फैमिली के अंदर, हिंदू जॉइंट फैमिली है, उसकी प्रॉपर्टी के अंदर जो भी उसका अनडिवाइडेड शेयर है, मतलब जिसका अभी तक बंटवारा नहीं करा गया, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे माइनर का कोई भी उसकी प्रॉपर्टी का कोई गार्जियन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कौन होता है? कर्ता होगा, या फिर फैमिली का जो मैनेजर होगा वही होगा। वहाँ पे किसी भी अदर पर्सन को उसके लिए गार्जियन नहीं अपॉइंट करा जाएगा, ऐसा सेक्शन 12 के अंदर लिखा है। लेकिन अपॉइंटमेंट करने की फिर भी पावर उसके अंदर प्रोवाइजो में हाई कोर्ट की दे रखी कि हाई कोर्ट फिर भी चाहे तो यहाँ पे उसको अपॉइंट कर सकती है, ऐसा सेक्शन 12 है। तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे, एक बार देख लेना जाके पहले। उसके बाद यहाँ पे बात करता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि यहाँ पे है बॉय है या फिर अनमैरिड गर्ल है, मतलब माइनर तो है वो, जो कि लड़का है या फिर आपका अनमैरिड कोई भी लड़की है, तो उसके केस में यहाँ पे कौन होगा? उसका फादर है वो नेचुरल गार्जियन होगा। और उसके बाद आफ्टर हिम का मतलब यहाँ पे क्या है? मर जाने से नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब समझा जाएगा कि जब भी वो इनकेपेसिटेट हो जाए, मतलब कि अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकता, या फिर खुद ही वो फिजिकली या फिर किसी भी मेंटली तरीके से वो क्या है, डिसेबल हो गया है, तो उस केस के अंदर यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि आफ्टर हिम का कंसेप्ट आ जाएगा। इसी बेयर एक्ट के अंदर आपको मिल जाएगा गीता हरिहरन वर्सेस आपका आरबीआई के केस है, जिसके अंदर जेंडर इक्वलिटी की बात करी गई है, तो उसको भी एक बार देख लेना। यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी के अंदर बोलता है कि मदर जब जिंदा है तो वो आपकी नेचुरल गार्जियन क्यों नहीं हो सकती, इन केस अगर उसका फादर डिसेबल है उस बच्चे का ध्यान रखने के लिए, तो उस केस के अंदर। लेकिन प्रोवाइजो इसके अंदर साथ में ही ऐड कर रखा है, बोलता है कस्टडी ऑफ द माइनर। अब बात हो रही है नेचुरल गार्जियन कौन है? फादर। लेकिन अगर वो 5 साल से कम का है बच्चा तो उसकी जो कस्टडी होगी वो मदर के पास जाएगी, ऐसा इसके अंदर लिखा है। तो एक बार देख लेना ध्यान से, क्या बोलता है कि कस्टडी है वो मदर के पास रहेगी अगर वो बच्चे की 5 साल से नीचे की एज है, तो उस केस के अंदर चाहे भले ही वो अनमैरिड लड़की है और आपका लड़का हो, फादर जिंदा है, नेचुरल गार्जियन फादर रहेगा, लेकिन अगर 5 साल से कम है तो उसकी कस्टडी सिर्फ क्या होगी? मदर के पास चली जाएगी। लेकिन इन केस अगर वो इलिजिटिमेट बॉय है और इलिजिटिमेट अनमैरिड गर्ल है तो माइनर कौन होगी? जो मदर है वो उसकी नेचुरल गार्जियन होगी और उसके बाद फादर आ जाएगा। इन आफ्टर हर के मतलब और आफ्टर हिम का मतलब वही सेम रहेगा, जहाँ पे बोलता है कि डिसेबिलिटी हो जाना भी यहाँ पे इंक्लूड करा गया है, ना कि मरना जरूरी हो। फिर उसके बाद बोलता है कि इन केस ऑफ अगर मैरिड गर्ल है तो उसका जो हस्बैंड होगा वो उसका नेचुरल गार्जियन माना जाएगा। Provided that no person shall be entitled to act as the natural guardian of the minor under the provision of this section। अगर वो हिंदू नहीं है, सीज कर गया है, मतलब एपोस्टेट होकर कहीं और चला गया, किसी दूसरे धर्म में परिवर्तन कर गया उस केस में, या फिर कंप्लीटली और फाइनली अगर उसने वर्ल्ड को रिनाउंस कर रखा है, या फिर हर्मिट बन गया हो, या फिर वो एसेटिक हो गया, तो उस केस के अंदर वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा टू बिकम द नेचुरल गार्जियन ऑफ द माइनर और हिज प्रॉपर्टी, दोनों केसेस में। तो प्रोवाइजो का मतलब यहाँ पे आपका है कि उसको आपने डिस्क्वालिफिकेशन बता रखी है। उसके बाद आपके एक्सप्लेनेशन के अंदर बोलता है एक्सप्रेशन फादर और मदर नॉट इंक्लूडेड द स्टेप फादर और स्टेप मदर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा गया है। सेक्शन 7 बोलता है कि अगर इन केस अगर एडॉप्टेड सन है तो उसके केस में नेचुरल गार्जियन कौन होगा? तो उसका जो एडॉप्टेड सन के केस में कौन होगा जी? उसका एडॉप्टिव फादर और उसके बाद उसकी एडॉप्टिव मदर हो जाएगी। फिर बोलता है कि उस नेचुरल गार्जियन की पावर क्या क्या हो सकती हैं? तो नेचुरल गार्जियन जो होगा वो कुछ उसके पास पावर्स भी हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर कुछ प्रोविजन आपके दे रखे हैं, बहुत सारे हैं, 6-7 पॉइंट आएंगे, उनके अंदर आपकी उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल रखी है कि इनके केसेस में उसके पास कोई एब्सोल्यूट पावर्स नहीं होंगे। अब इसके अंदर क्या बोलता है कि अगर उसको अगर अपनी पावर को देखना है तो कौन कौन चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखेगा, या तो वो किसी
बच्चे के खुद के बेनिफिट की रिगार्डिंग बात करता हूँ, या फिर उसकी जो एस्टेट है मतलब कि बच्चे की प्रॉपर्टी। अब क्या है यहाँ पे दो चीज़ें आपकी, या तो माइनर की रिगार्डिंग या फिर उसकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है उसकी रिगार्डिंग आपकी तीन चीज़ें हैं, और जो माइनर है उसकी रिगार्डिंग भी यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू डू ऑल द एक्ट विच आर नेसेसरी, रीजनेबल एंड प्रॉपर। ये तीन चीज़ें दे रखा है, या तो नेसेसरी हो या रीजनेबल हो और प्रॉपर भी हो, फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर। माइनर के लिए जरूरी भी है, रीजनेबल भी थी और प्रॉपर भी है, तभी आप उसकी सारी पावर रखोगे। वो सारी पावर जो कि रीजनेबली उसके ऊपर एक्सरसाइज करनी जरूरी हो, रीजनेबली जरूरी हो और उसके प्रॉपर बेनिफिट के लिए भी जरूरी हो, या फिर उसकी प्रॉपर्टी के रियलाइजेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और उस बच्चे की प्रॉपर्टी की बेनिफिट के लिए। यहाँ पे भी तीन चीज़ें हैं। तो बच्चे की प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए, उसके प्रोटेक्शन और रियलाइजेशन के लिए जो भी काम यहाँ पे जरूरी होंगे वो सारे यहाँ पे पावर दे रखे नेचुरल गार्जियन को। बट द गार्जियन कैन नॉट इन नो केस बाइंड द माइनर इन पर्सनल कवेनेंट। कवेनेंट का मतलब यहाँ पे होता है आपका कोई भी एग्रीमेंट का किया जाना। तो जो भी वो जो नेचुरल गार्जियन है वो किसी और अदर पर्सन के साथ कोई भी एग्रीमेंट करेगा तो उसको पर्सनली यहाँ पे बच्चे को लायबल नहीं करा जाएगा, पर्सनली वो खुद लायबल रहेगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी में से यहाँ पे कुछ कटौती करी जा सकती है। तो ये सारे आपके यहाँ पे काम करे जा सकते हैं। सेकंड आपका बोलता है नेचुरल गार्जियन शैल नॉट विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की परमिशन के बिना वो क्या नहीं कर सकता, ये यहाँ पे बता रखे हैं। बोलता है कि प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं कर सकता, चार्ज नहीं कर सकता, ट्रांसफर बाय सेल नहीं कर सकता, गिफ्ट नहीं कर सकता, एक्सचेंज नहीं कर सकता। इनके अगर सेक्शन देखोगे तो 58 टीपीए के अंदर आपकी मॉर्गेज है। चार्ज के रिगार्डिंग देखोगे तो सेक्शन 100 टीपीए है। उसके बाद आपका अगर बात करेंगे सेल को तो 54 में चले जाओगे, गिफ्ट में जाओगे तो 122 में देख लेना, और एक्सचेंज देखोगे तो 118 के अंदर चले जाओगे। ये आपके टीपीए के सेक्शन दे रखे हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें बता रखा है। तो बोलता है कि नेचुरल गार्जियन जो है उसकी पावर के ऊपर ये लिमिटेशन लगेगी, ये सारे काम वो नहीं कर सकता। उसके बाद आपका बोलता है कि अगर उसको लीज करनी है तो वो लीज कर सकता है जनरली, लेकिन वो कब तक कर सकता है, 5 साल तक मैक्सिमम टाइम पीरियड पे वो है यहाँ पे लीज कर सकता है। 5 से एक्सीड करेगा तो कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद बोलता है कि अगर इन केस अगर वो मेजर हो चुका है तो मेजर होने के बाद मैक्सिमम 1 साल तक, यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि वो 17 ईयर्स का था जब उसने प्रॉपर्टी लीज पे दी, अब 18 का यहाँ पे होगा, उसके बाद 1 ईयर का यहाँ पे टाइम दे रखा है कि मेजोरिटी के बाद 1 साल तक मतलब कि 19। तो इन केस में यहाँ पे क्या होगा, 17 से 19 सिर्फ 2 साल के लिए दे पाएगा। अगर वो 18 का होने ही वाला है जस्ट, तो अगले 1 साल के लिए ही वो दे सकता है। ऐसा इसके अंदर दे रखी है चीज़ें। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका बोल रहा है इसके अंदर डिस्पोजल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर ऊपर वाले इन क्लोजेस के अंदर अगर कंट्रावेंशन करके प्रॉपर्टी दी है तो वो क्या रहेगा आपके यहाँ पे दे रखा है इज वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द माइनर और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम। मतलब कि वॉइडेबल होगा ना कि वॉइड होगा, अगर ऊपर वाले काम उसने कर दिए हैं बिना परमिशन के कोर्ट के तो उस केस में। फिर बोलता है नो कोर्ट शैल ग्रांट द परमिशन टू द नेचुरल गार्जियन टू डू एनी ऑफ द एक्ट मेंशन्ड इन सबसेक्शन 2 एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ नेसेसिटी और एविडेंट एडवांटेजेस ऑफ द माइनर। माइनर के लिए अगर एडवांटेज कुछ होता होगा और उसके लिए जरूरी होगा तभी कोर्ट क्या करेगी, परमिशन देगी ऊपर वाले काम करने के लिए, अदरवाइज कोर्ट यहाँ पे परमिशन नहीं देगी। 5th क्लोज आपका पढ़ने का है नहीं। 6th क्लोज के अंदर आपकी सिर्फ कोर्ट का मीनिंग बता रखा है, उसको एक बार देख लेना कि सिटी सिविल कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, और कोर्ट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 4A ऑफ द गार्जियन वार्ड एक्ट, और लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन द इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन इज सिचुएटेड। मतलब कि लॉ ऑफ सिचुएशन यहाँ पे अप्लाई करने की बात हो रही थी। पीटी के हिसाब से ये आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको एक बार आप देख लेना। सेक्शन 9 आपका यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर उसके जो पेरेंट्स थे, मतलब कि जो नेचुरल गार्जियन था, उसकी पावर दे रखी है कि वो अपॉइंट कर रखा है किसी और पर्सन को, अपॉइंट करेगा तो उसको टेस्टामेंट्री बोलते हैं। तो टेस्टामेंट्री गार्जियन और उसकी पावर की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो जनरली इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप एक बार डिटेल में पढ़ भी लेना सेक्शन के अंदर। सीधा सीधा इसके अंदर बोलता है कि जो भी फादर होगा उसका, स्टेप फादर की बात नहीं कर रहा है, सीधा बोलता है जो भी फादर होगा उसका, उसको एक्ट एज ए नेचुरल गार्जियन यहाँ पे करने की पावर रहती है, जो भी उसका लेजिटिमेट चाइल्ड है। तो उस केस के अंदर वो क्या कर सकता है, अपनी विल के थ्रू यहाँ पे अपॉइंट कर सकता है किसी अदर पर्सन को उसका नेचुरल गार्जियन के रूप में। नेचुरल गार्जियन तो क्या होगा, मतलब कि नेचुरल गार्जियन की तरह एक्ट करने के लिए उसको अपॉइंट कर सकता है वो। तो उस जिसको अपॉइंट करा जाएगा उसको टेस्टामेंट्री गार्जियन बोला जाएगा। तो फादर की पावर दे रखी है। अब क्या करेगा, मतलब कि ए पर्सन ने, जो कि फादर है बच्चे का, उसने सन के लिए किसी बी पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया, जबकि उसकी जो वाइफ है वो भी जिंदा है। तो उस केस के अंदर क्या रहेगा कि इसने अपॉइंटमेंट इसको करके दी है, तो जब इसकी डेथ हो जाएगी तो उस केस के अंदर आपकी ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, अपने आप ही नेचुरल गार्जियन बन जाएंगे, क्योंकि आफ्टर हिम लिखा हुआ था कि आफ्टर हिम उसकी वाइफ रहेगी, मतलब कि मदर रहेगी।
अब इस केस के अंदर मदर के पास पावर रहेगी कि बी को हटा के सी को भी वो अपॉइंट कर सकती है। अगर सी को अपॉइंट नहीं करा और बी यूं का यूं वहाँ पे है, मतलब कि बी को उसने कुछ नहीं किया, ना उसने मना करी है, ना उसने किसी नए पर्सन को अपॉइंट करा, तो बी पर्सन आफ्टर द डेथ ऑफ द मदर ऑफ एस की जो मदर है मतलब कि ए की जो वाइफ थी, उसके दोनों के मरने के बाद ऑटोमेटिकली ये आपका अपने आप ही यहाँ पे गार्जियन बन जाएगा, तो उसको बोला जाएगा यहाँ पे वो टेस्टामेंट्री गार्जियन बन जाएगा। तो इसके अंदर ये सारे प्रोविजन दे रखे हैं, एक बार उसको सुपरफिशियली पढ़ लेना, देख लेना। अब उसके अंदर बोलता है कि ये जो गार्जियन होगा उसके पास बाद में पावर आ जाती है यहाँ पे जब उसके मदर और फादर दोनों मर जाते हैं, उस केस के अंदर कि वो सारे राइट्स जो कि नेचुरल गार्जियन के हैं उन सबको यहाँ पे एक्सरसाइज करने की पावर आ जाती है। और टू सच एक्सटेंट एंड सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शन इफ एनी एज आर स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट इन द विल के अंदर जो भी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा के जाएंगे उसके मदर फादर, तो वो भी यहाँ पे ध्यान में रखी जाएगी। तो एक बार इसके अंदर आप देख लेना, ज़्यादा डिटेल में बताने का नहीं है, पीटी के हिसाब से ये सारे पॉइंट थे, आपको जो बताने के थे समझाने के थे वो मैं समझा चुका हूँ। एक बार देख लेना, मतलब कि अगर 6 क्लॉज है उसको एक बार पढ़ लेना। यहाँ पे बोलता है राइट ऑफ द गार्जियन सो अपॉइंटेड बाय विल शेल वेयर द माइनर इज ए गर्ल सीज ऑन द मैरिज पे उसके सारे राइट खत्म हो जाएंगे। सेक्शन 10 बोलता है कि एक माइनर दूसरे माइनर का प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग गार्जियन नहीं हो सकता जबकि वो इन पर्सन हो सकता है। ए माइनर शैल बी इनकम्पिटेंट टू एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर। माइनर की प्रॉपर्टी के लिए गार्जियन एक गार्जियन नहीं हो, एक माइनर जो है दूसरे माइनर की प्रॉपर्टी के लिए गार्जियन नहीं होगा, उसके लिए एज 21 चाहिए होती है। लेकिन अगर बात करें जैसे कि एक एस है और S1 है, इनके मदर फादर की दोनों की डेथ हो रखी है, जो एस है उसकी एज यहाँ पे 17 साल है और जो दूसरा है उसकी एज सिर्फ 11 साल है। तो ये जो 17 साल का बंदा ये इसका पर्सन का यहाँ पे माइनर का केयर टेकर मतलब कि गार्जियन हो सकता है, लेकिन 11 साल वाले बच्चे की जो प्रॉपर्टी है उसका गार्जियन वो नहीं हो सकता। 11 आपका डिफैक्टो गार्जियन बोलता है, डिफैक्टो होता है आपका बाय द वेरी फैक्ट, मतलब कि कोर्ट के अंदर खुद ही आ रहे हैं, जो कि एक ऐसा पर्सन है उसके मतलब एस है, उसकी मदर और फादर दोनों की डेथ के बाद अब ये जो है एक एल नाम का आदमी ये इसकी सारी प्रॉपर्टी को और इसका खुद का केयर टेकिंग कर रहा है, हमेशा ध्यान रखता होता है। बाद में कोर्ट में जाएगा, बोल देगा कि इसके मदर फादर दोनों की डेथ हो रखी है, मैं एक लॉन्ग टाइम पीरियड से इस बच्चे का ध्यान रख रहा हूँ, उसकी प्रॉपर्टी को ध्यान रख रहा हूँ, तो मेरे को डिक्लेयर कर दिया जाए मेरे को एज ए गार्जियन की तरह। तो कोर्ट अगर वहाँ पे कंसीडरेशन में रखेगा, सारी चीज़ें ध्यान में रखे और उसके बाद डिक्लेयर कर देगा कि आप इसके डिफैक्टो गार्जियन हो। लेकिन उसको बोलता है कि नॉट टू डील विद द माइनस प्रॉपर्टी, माइनर की प्रॉपर्टी के साथ आप डील नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है जी। 12 सेक्शन मैंने आपको पहले बता दिया था, 12 सेक्शन आपका बोलता है कि गार्जियन नोट टू बी अपॉइंटेड फॉर द माइनस अनडिवाइडेड शेयर इन द प्रॉपर्टी। जो भी आपकी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो बच्चे का एक अनडिवाइडेड शेयर है इतना जिसका बंटवारा नहीं किया गया, तो उस केस के अंदर उसका जो ध्यान रखने वाला कौन होगा, कर्ता पर्सन होता है। तो उस केस के अंदर उसका कोई भी अलग से गार्जियन अपॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके अंदर आपके प्रोविजन दे भी रखे हैं कि हाई कोर्ट अगर चाहे तो वो यहाँ पे क्या कर सकती है, अपॉइंटमेंट कर भी सकती है। ठीक है जी, पीटी का पॉइंट यही है। लास्ट आपका बोलता है कि जब भी अपॉइंट करा जाएगा किसी भी माइनर का कोई भी गार्जियन वगैरह या फिर कोई भी आपने अदर काम करने, तो उस केस के अंदर कोर्ट क्या क्या चीज़ चेक करती है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखती है कि बच्चे का जो वेलफेयर है वो ही ध्यान में रखा जाएगा। इन केस अगर बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ द डिक्लेरेशन, मतलब कि डिक्लेरेशन ऑफ एनी पर्सन एज द गार्जियन, जैसे कि सेक्शन 11 में डिक्लेयर करते हैं डिफैक्टो गार्जियन को, तो पहले क्या करेगा कोर्ट ध्यान में रखेगा उस बच्चे का वेलफेयर है कि नहीं है, तो वेलफेयर होगा वो उसका पैरामाउंट कंसिडरेशन रहता है। उसके बाद बोलते हैं नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू गार्जियनशिप बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ रिलेटिंग टू द गार्जियनशिप इन मैरिज अमंग द हिंदूज इफ द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट हिज और हर गार्जियनशिप विल नॉट बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर। मतलब कि कोर्ट यहाँ पे मना करेगी इसके अंदर, अगर वहाँ पे कोर्ट को लगे, कोर्ट का ऐसा ओपिनियन है कि उसके लिए जो गार्जियनशिप है वो आपके बच्चे का वेलफेयर नहीं है, तो उस केस के अंदर कोर्ट मना कर सकती है। इसके अंदर आपका एक केस है इंपॉर्टेंट, उसको आप लिख लो यहाँ पे, SL मोहिनी वर्सेस वीरेंद्र कुमार। नाइनटीन 1977 का है, उसको एक बार देख लेना। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो इस केस के अंदर आपको यही चीजें बता रखी कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड ओवर राइट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ये इसके अंदर हेल्ड हो रखा है चीज की, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड ओवर राइट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। बाकी सारे जो भी केसेस इसके अंदर आपके दे रखे हैं इस बेयर एक्ट के अंदर, उनको एक बार देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट आपके पेटी के लिए। अगर देखें तो इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, या तो आपका जैसे कि पूछ लेगा अनडिवाइडेड शेयर के रिगार्डिंग कौन यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर सकता है किसी पर्सन की, तो हाई कोर्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर उसके अंदर आपके पूछा जा सकता है टेस्टामेंट्री गार्जियन के अंदर कौन सा सेक्शन आपका डील करता है,
सेक्शन 10 में से क्वेश्चन बनने के चांस रह जाते हैं आपके। उसके बाद जैसे कि पूछता है सेक्शन 7 के अंदर जो क्लोज 3 है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर यहाँ पे किसी ने ऊपर वाले दो क्लोजेस के अंदर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन में एक्ट कर दिया तो वो वॉइडेबल नेचर का होगा या फिर वॉइड होगा, कैसा होगा। तो एट द इंस्टेंस ऑफ द माइनर, और जो भी पर्सन उसके यहाँ पे कोई भी क्लेम करता है तो उनके केसेस पे क्या रहेगा, वॉइडेबल रहता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। या फिर जेंडर इक्वालिटी वाला जो केस आपका है उसके अंदर आपका पूछा जा सकता है कि गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई का केस क्या बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पीटी के मेन क्वेश्चन बनते हैं जिनको एक बार आपने देख लेना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।